नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जाति व्यवस्था पर दिए गए बहुत ही शक्तिशाली विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही देखेंगे कि उनके सपनों का एक आदर्श समाज कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो डॉक्टर अंबेडकर के पूरे तर्क की हम कह सकते हैं नींव है। अंबेडकर की आलोचना को अगर हमें गहराई से समझना है तो सबसे पहले हमें उस तर्क को देखना होगा जो जाति व्यवस्था के समर्थक हमेशा से देते आए हैं, और वो तर्क है श्रम विभाजन का। तो समर्थकों का मानना है कि ये व्यवस्था कुछ और नहीं बल्कि समाज में काम को व्यवस्थित करने का एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी तरीका है। लेकिन अंबेडकर ने इसके जवाब में एक बहुत ही गहरा तर्क दिया जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पर टिका हुआ था, और यहीं पर अंबेडकर ने असल मुद्दे की जड़ को पकड़ा। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन यानी काम का बंटवारा नहीं करती, ये तो श्रमिकों का विभाजन करती है, यानी काम करने वालों का बंटवारा। और ये बंटवारा ऐसा वैसा नहीं है, ये किसी की काबिलियत या पसंद पर आधारित नहीं है, ये तो जन्म से ही तय हो जाता है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये दुनिया की किसी भी और व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये इंसान को उसकी क्षमता देखे बिना ही एक श्रेणी में हमेशा के लिए कैद कर देती है। तो ये जो श्रमिकों का विभाजन है, इससे समाज में कौन कौन सी बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं, चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। अंबेडकर का तर्क था कि ये व्यवस्था अपने आप में ही खामियों से भरी है। क्यों? क्योंकि किसी इंसान की जिंदगी का रास्ता उसके पैदा होने से पहले ही तय कर दिया जाता है। अब सोचिए इसका आर्थिक असर कितना भयानक हो सकता है। अगर टेक्नोलॉजी बदल जाए और किसी परिवार का पुश्तैनी काम खत्म हो जाए तो उनके पास बेरोजगारी और भुखमरी के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता, क्योंकि वो अपना पेशा बदल ही नहीं सकते। अंबेडकर तो यहाँ तक कहते हैं कि ये एक तरह की दास्ता है। उनके हिसाब से अगर किसी को अपना पेशा चुनने की आज़ादी नहीं है तो वो भी गुलामी ही है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि अगर इस व्यवस्था में इतनी खामियां हैं तो फिर इसका विकल्प क्या है? और यही सवाल हमें अंबेडकर के काम के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब अंबेडकर के उस दृष्टिकोण को समझते हैं जिसे उन्होंने खुद मेरी कल्पना का आदर्श समाज का नाम दिया था। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो कठोर बंटवारे पर नहीं बल्कि 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिका हो। एक ऐसा समाज जो रुका हुआ ना हो बल्कि जिसमें हमेशा गतिशीलता बनी रहे। तो ये 3 स्तंभ कौन से थे जो एक आदर्श समाज की नींव रखते हैं? आइए जानते हैं। ये 3 सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। और अंबेडकर के लिए इन तीनों का मतलब बहुत ही गहरा और शक्तिशाली था। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ आने जाने या संपत्ति रखने की आजादी नहीं है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अपना पेशा चुनने का मौलिक अधिकार, जो सीधे सीधे जातीय व्यवस्था की जड़ पर चोट करता है। अब बात करते हैं समता की, और उनका ये विचार बहुत ही गहरा है। उन्होंने माना कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते और हर इंसान की क्षमता 3 कारकों से बनती है। और क्योंकि इनमें से पहले 2 कारक यानी शारीरिक वंश और सामाजिक माहौल किसी के भी नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए एक न्यायपूर्ण समाज का बस एक ही आधार हो सकता है, हर किसी के साथ समान अवसर का व्यवहार करना। और आखिर में है भ्रातृता यानी भाईचारा। इसको समझाने के लिए उन्होंने दूध और पानी की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी, जो एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो उनके लिए सच्चा लोकतंत्र सिर्फ एक सरकार चलाने का सिस्टम नहीं है, ये तो सभी नागरिकों के बीच आपसी सम्मान और भाईचारे पर आधारित जीने का एक तरीका है। कुल मिलाकर अंबेडकर के विचार हमें ये चुनौती देते हैं कि हम इन कठोर सामाजिक ढांचों से आगे देखें। वो हमें एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जहां हर इंसान को अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। ये सिद्धांत आज के दौर में एक ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में हमारे कामों को कैसे दिशा दे सकते हैं।